we will solve the MCQs based on the chapter we have already completed, and our chapter was Principles of Inheritance and Variation. So this was the chapter we have completed in last lecture, Inheritance and Variation. This was the chapter belonging to the unit of genetics, and two more chapters of genetics units are remaining. We will complete those two chapters also. But first we will solve some of the MCQs based on principles of inheritance and variation. I have selected some of MCQs which are representing a particular topic in our NCERT textbook. So the MCQs which we are going to solve, they are from the MTG book, the MTG NEET guide which you are already provided with. तो उसके MCQ हम लोग जो है अभी सॉल्व करेंगे, और उसमें दो सेशन के अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं. आप अगर उसके अंदर देखेंगे तो एक जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और कुछ एमसीक्यूज जो है वो फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं. तो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्स वाले भी सॉल्व करेंगे, और जो प्रैक्टिस के लिए हैं उसमें से जो थोड़े रिप्रेजेंटेड, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेजेंट करने वाले और थोड़े डिफिकल्ट टाइप के जो एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो वहां से हम लोग सिलेक्टिव सॉल्व करते हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है 2006 से लेकर के 2015 तक के जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आप लोग जो है वो अपने MTG नीट गाइड जो बुक है आपके पास में, उसमें पेज नंबर 462 आप वहां से उसको ओपन कर लीजिए, और उसमें से हम लोग फिर एक एक करके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करते हैं. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर हैं जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो हम लोग जो है उसको बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन में भी ले लेंगे, और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज भी हैं, वन वर्ड वाले डायरेक्ट आंसर वाले एमसीक्यूज भी हैं, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आने से पहले मैं ब्रीफली जो है जो अब तक के हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किए हैं उसको एक बहुत ही शॉर्ट में उसका सिनॉप्सिस आपको बता देता हूँ. तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में वी हैव स्टडीड अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, देन वी स्टडीड द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके फॉर्मुलेट किए थे. ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, पाइसम सेटिवम के ऊपर परफॉर्म किया था. और मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के बाद में 3 लॉज बनाए थे. तो उसमें फर्स्ट जो था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट वाज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. थर्ड जो लॉ था इट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आउट ऑफ दीज 3 लॉज, लॉ ऑफ dominance and law of independent assortment were not universally applicable, but the law of segregation or the purity, law of purity, it is universally applicable. Mendel had selected 7 pairs of contrasting traits in Pisum sativum plant. तो वो ट्रेड्स भी जो है हम लोगों ने स्टडी किए, आपको वो याद रखने हैं. Then he performed the inheritance of one gene, that is monohybrid cross, and obtain phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1. so ये हम लोगों ने स्टडी किया था, उसका पूरा प्रोसीजर देखा था. फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में आता है, जिसकी एग्जांपल में हमने लिया था 4 o'clock प्लांट को, और स्नैपड्रैगन प्लांट की एग्जांपल देखी थी. तो इसमें जो रेड और वाइट के क्रॉस के बाद में हमको जो रेशो मिलता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशो 1:2:1 का मिलता है. और फिर कोडोमिनेंस
हम लोगों ने देखा था, तो कोडोमिनेंस में एग्जाम्पल में हम लोगों ने स्टडी किया था ब्लड ग्रुप को, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को, जहां पर ब्लड ग्रुप ए के लिए जो एलील है IA और ब्लड ग्रुप बी के लिए जो एलील है IB, ये एक दूसरे से कोडोमिनेट करते हैं और इनका जो रिलेशन होता है वो कोडोमिनेंस को फॉलो करता है, जहां पर दोनों एलील्स साइमल्टेनियसली और इक्वली अपने आप को इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। देन प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल हमने देखी थी, जिसके अंदर हमने लिया था स्टार्च ग्रेन साइज को, पी के सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन साइज और साथ में शेप ऑफ द सीड को लिया था वहां पर। फिर प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल एक और मैंने तुमको बताई थी, इट वाज अ डिजीज सिकल सेल एनीमिया, उसके अंदर भी प्लियोट्रॉपी फॉलो होता है। फिर इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हमने स्टडी किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडल ने परफॉर्म किया था। तो उसका हमको जो रेशो मिलता है वो रेशो 9:3:3:1 का रेशो मिलता है, फिनोटाइपिक रेशो। फिर उसी का जीनोटाइपिक रेशो भी मैंने बताया था कि चेकर बोर्ड से जो है हम किस तरह से निकाल सकते हैं जीनोटाइप को देख करके। सो आफ्टर डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हमने स्टडी किए थे जो स्पेसिफिकली जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके एमटीजी की बुक में दिए हुए हैं। उसके मैंने आपको कहा था कि रेशो और एग्जांपल्स आपको याद रखना है, जैसे उनको हमने जो है वो इंटरजेनिक और नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में बोल के स्टडी किया था। तो सप्लीमेंट्री जीन इफेक्ट की जो एग्जांपल थी वो कोड कलर इन माइस थी, और उसके अंदर हमको जो रेशो मिलता है वो 9 अगोटी एंड 3 ब्लैक, सो 9:3 का रेशो हमको जो इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट के अंदर हमने जो एग्जांपल स्टडी की थी वो फ्लावर कलर इन स्वीट पी देखा था, लेथेरस ओडोरेटस के फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस देखे थे, जहां पर 2 डोमिनेंट एलील जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावर को कलर प्रोवाइड करने के लिए, और उनको हमने रिप्रेजेंट किया था जीन C एंड जीन P से। तो 2 वाइट फ्लावर रखने वाले प्लांट को अगर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल CC स्मॉल PP, क्रॉस करते हैं स्मॉल CC कैपिटल PP से, तो हमको F1 जनरेशन के अंदर जो है सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो पर्पल कलर के मिलते हैं। और फिर अगर F1 के 2 पर्पल फ्लावर रखने वाले प्लांट्स को हम क्रॉस करते हैं तो हमको F2 जनरेशन के अंदर 9 पर्पल और 7 जो है वो व्हाइट, मतलब 9:7 का रेशो देखने को मिलता है, फिनोटाइपिक रेशो। तो इस तरह से ये 2 हमने जो है वो और एडिशनल स्टडी किए थे। फिर हमने देखा था क्रोमोसोमल थियरी। सो क्रोमोसोमल थियरी को इंट्रोड्यूस किया है बुवेरी ने। तो ये थियरी भी हम लोगों ने देखा, सुटर एंड बुवेरी ने, वॉल्टर सुटर एंड थियोडोर बुवेरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है 1902 में। सो क्रोमोसोमल थियरी जो है वो बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है क्रोमोसोम के, ये हम लोगों ने देखा। और क्रोमोसोमल थियरी के अंदर ही हम लोगों ने देखा था कि डिसजंक्शन कैसे होता है मियोसिस के टाइम पर, और मेंडल के वर्क की रिडिस्कवरी भी उसी टाइम पर देखी कि मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन कौन से थे। उसमें डी वेरिस का नाम है, कार्ल कोरेंस हैं और एरिक वॉन शेरमार्क है, जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था इन अर्ली 20th सेंचुरी में 1900 और 1901 और 2 के टाइम पर। तो इसके थ्रू हमने जो है सेग्रीगेशन की पॉसिबिलिटी भी देखी, और फिर उसके बाद में हमने स्टडी किया था ड्रोसोफिला के ऊपर परफॉर्म किया हुआ थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, जो कि सेक्स लिंकेज को जिसने डिस्कवर किया TH मॉर्गन ने। और वहां हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था जो कि TH मॉर्गन ने परफॉर्म किया था, और TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो था येलो बॉडी व्हाइट आई को उसने क्रॉस किया था ब्राउन बॉडी रेड आई वाले एनिमल से। तो ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल था और येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल को क्रॉस करके उसने देखा, तो उसको रिजल्टेंट जो ऑफस्प्रिंग्स थे उसमें पेरेंटल जनरेशन ज्यादा मिले थे 98.7% तक, और रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो कम मिले थे 1.3%। ऐसे ही दूसरा जो क्रॉस था
जो कि ऐसे अलील के लिए था जो क्रोमोसोम के ऊपर बहुत डिस्टेंटली लोकेटेड थे, वहां पर जो उसको पेरेंटल जनरेशन के इंडिविजुअल थे 62.8% तक मिले थे और रिकॉम्बिनेंट 37 तक मिले थे। तो इससे उसने जो है वो लिंकेज को डिस्कवर किया और उसने टाइप्स बताए लिंकेज की, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज यूजुअली जो है वो मेल ड्रोसोफिला के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक स्टडी किया और सेक्स डिटर्मिनेशन में अलग अलग टाइप हमने देखी थी। वहां पर एक्स टाइप ह्यूमन की एग्जांपल के साथ में, एक्स जीरो टाइप इंसेक्ट की एग्जांपल के लिए, ग्रास हॉपर की एग्जांपल के रिस्पेक्ट में हमने देखा था, उसको स्टडी किया था। फिर ऐसे ही जो है हमने स्टडी किया था हैप्लो डिप्लॉइडी मैकेनिज्म हनी बी की एग्जांपल के साथ, जेड मैकेनिज्म बर्ड्स की एग्जांपल में। कुछ एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जैसे बोनेलिया के अंदर है और क्रोकोडाइल की कुछ स्पीसीज के अंदर है। ऐसे ही एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म भी होता है जो देखने को मिलता है ड्रोसोफिला के अंदर। इसको जो है वो ब्रिजेस नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको जेनिक बैलेंस थ्योरी कहते हैं। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी ये बताती है कि किसी ड्रोसोफिला की कुछ स्पीसीज में उनका जो जेंडर है वो ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम के रिलेटिव रेशो से डिसाइड होता है। तो उसके अंदर मेल, फीमेल और सुपर फीमेल, सुपर मेल और इंटरसेक्स जो है वो उसके आने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक में हमने स्टडी किया था। फिर म्यूटेशन का एक डिटेल्ड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। म्यूटेशन की टाइप्स के साथ में 3 टाइप के म्यूटेशन हम लोगों ने देखे थे। जीन म्यूटेशन था, क्रोमोसोमल एबेरेशन था, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल और जीनोमेटिक म्यूटेशन था। तो इस तरह से हमने उसको स्टडी किया और पॉइंट म्यूटेशन भी उसी की एग्जांपल में था। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर में ही हमने स्टडी किया था पेडिग्री एनालिसिस को। तो पेडिग्री को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव एग्जांपल के साथ में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हमने जो एग्जांपल वहां देखी थी वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और पॉलीडेक्टाइली। ये 2 एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए थी और एक एग्जांपल हमने जो है सिकल सेल एनीमिया के ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए देखी थी। फिर हेमोफीलिया हमने जो है वो स्टडी किया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस दोनों जो है सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। दोनों के जो एलील्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं एंड बोथ ऑफ देम दे आर द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। फिर ऐसे ही कुछ अदर डिजीज मैंने एडिशनली बता दिए थे, जैसे अल्केप्टोन्यूरिया मैंने बताया था। अल्केप्टोन्यूरिया जिसके अंदर टायरोसिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 3 पर लोकेटेड होता है। और फिर यूरिन के अंदर जो है वो ब्लैक पिगमेंट आना स्टार्ट हो जाता है जब यूरिन ऑक्सीजन से एक्सपोज्ड होता है। तो अल्केप्टोन्यूरिया देखा था हमने। सिस्टिक फाइब्रोसिस देखा था जिसके क्रोमोसोम जो है जिसके अलील्स जो है वो क्रोमोसोम नंबर 7 पर रहते हैं, जहां पर लंग्स के जो अल्वियोलाई होते हैं उसके ऊपर एक थिक म्यूकस जमा हो जाता है और क्लोराइड शिफ्ट का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया। कुछ एडिशनल डिजीज मैंने तुमको पढ़ाए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं और कभी बहुत पहले प्रीवियस ईयर्स में उनके ऊपर कभी 1-2 करके जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। तो एक सेफ साइड लेकर के मैंने थोड़ा एडिशनल कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मैंने पढ़ा दिए सिनॉप्सिस के टाइम पर जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। एमटीजी में भी दिया हुआ है, कुछ ऐसे भी टॉपिक हमने पढ़े जो एमटीजी में भी नहीं दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो अपने चैप्टर को कंप्लीट किया। फिनाइल कीटोन्यूरिया देखा था जिसके अंदर फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो सिंथेसाइज नहीं होता। तो फिनाइल एलानाइन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता जिसके एलील क्रोमोसोम नंबर 12 पर होते हैं। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर जहां पर क्रोमोसोमल एबेरेशन की वजह से डिसऑर्डर आता है जिसको हम लोग क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइडी भी कहते हैं, न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है क्रोमोसोम का। उसके अंदर हमने डाउन्स सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस तरह से सिंड्रोम देखा था जिसमें डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होता है। क्लीनफिल्टर जो है उसके अंदर 2 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम आ जाते हैं इंडिविजुअल में। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम में जो है X0 कंडीशन रहती है, एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो लॉस हो जाता है। तो क्लीनफिल्टर और डाउन सिंड्रोम दोनों जो है वो सेक्स क्रोमोसोमल एबेरेशन में आते हैं और डाउन सिंड्रोम जो है ये ऑटोसोमल एबेरेशन में आता है, ऑटोसोमल अनयूप्लॉइडी में। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने पूरा स्टडी किया था। अब हम लोग इसी के ऊपर एमसीक्यूज जो है इसके ऊपर जो बेस्ड एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे।
So you can open page number 462 and start with the first question. हम लोग देखते हैं which one of the following is an example of polygenic inheritance. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल हमको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से स्किन कलर इन ह्यूमन, फ्लावर कलर इन मायराबिलिस जलापा, प्रोडक्शन ऑफ मेल हनी बी, पॉड शेप इन गार्डन बी। तो ये 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, स्किन कलर इन ह्यूमन, फ्लावर कलर इन मायराबिलिस जलापा, प्रोडक्शन ऑफ मेल हनी बी, पॉड शेप इन गार्डन बी। इसमें से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल हमको बताना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमको जो है वो एडिशनल टॉपिक के अंडर में दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो पीछे आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कुछ लोगों के तो डायरेक्ट जो है वो टेक्स्ट के बीच में ही दिए हुए हैं, और कुछ लोगों के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के आखिरी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सप्लीमेंट्री मटेरियल करके दिया हुआ है। तो ये सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंडर में अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको जो है वो 2 एडिशनल टॉपिक देखने को मिलेंगे। कलर ब्लाइंडनेस तो हमने बीच में ही डिस्कस कर लिया था। एक थैलेसीमिया आपको मिलेगा जो कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, और एक आपको वहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का भी जो है वो टॉपिक मिल जाएगा, प्लियोट्रॉपी भी मिल जाएगा आपको। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल भी वहां पर दी हुई है। तो ह्यूमन स्किन कलर की एग्जांपल वहां पर दी हुई है, और थैलेसीमिया के अंदर अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया जिसके जो अलील होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11 पर लोकेटेड होते हैं, ये दिया हुआ है वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। एक एग्जांपल आपको वहां पर और मिलेगी प्लियोट्रॉपी में। तो प्लियोट्रॉपी में हमने सिकल सेल एनीमिया को भी देखा है, और ग्रेन साइज इन पी प्लांट देखा है पी पॉड के अंदर, और यहाँ अलग से जो एग्जांपल दी हुई है वो है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की एग्जांपल है। म्यूटेशन इन फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जो कि कॉज करता है फिनाइल कीटोन्यूरिया को। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया की एग्जांपल हमने डिजीज में स्टडी की है, बट वो प्लियोट्रॉपी को भी फॉलो करती है। तो ये कुछ एडिशनल पार्ट पीछे दिया हुआ है, कुछ लोगों की टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हुआ है, और कुछ लोगों की टेक्स्ट बुक जो न्यू एडिशन की टेक्स्ट बुक है उनको डायरेक्ट जो है वो चैप्टर के बीच में ही दिया हुआ है वो चीजें, तो आप उसको भी रिफर करते हुए जाएं। सो यहाँ अभी जो है अपना पार्ट है वो है which of the following is an example of polygenic inheritance। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जो है एडिटिव जीन इफेक्ट भी बोला जाता है, और या इसको क्वांटिटेटिव जीन इफेक्ट भी कहते हैं। तो स्किन कलर इन ह्यूमन इट इज द एग्जांपल। तो इसके अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कैरेक्टर एक ही होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले जो अलील होते हैं वो मोर देन 2 अलील्स होते हैं। तो मेंडल के अकॉर्डिंगली 2 ही अलील जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर मोर देन 2 अलील कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे स्किन कलर इन ह्यूमन इट फॉलोज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देन उसमें जो सेकंड एग्जांपल सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फ्लावर कलर इन मायराबिलिस जलापा, हमको पता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करता है। प्रोडक्शन ऑफ मेल हनी बी जो है ये पार्थेनोजेनेसिस से होता है। पॉड शेप इन गार्डन ये कंप्लीट डोमिनेंस से होता है। So skin color in human it follows the quantitative gene effect or polygenic gene effect or additive gene effect. Second question है phenotype of an organism is the result of। किसी ऑर्गेनिज्म का जो phenotype है वो कैसे आता है? It is the option given genotype and environmental interaction, mutation and linkage, cytoplasmic effect and nutrition, environmental changes and sexual dimorphism। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिनोटाइप किसी ऑर्गेनिज्म का कैसे डिसाइड होता है? देखो म्यूटेशन से जो है वो फिनोटाइप डिसाइड नहीं होता, म्यूटेशन से वेरिएशंस आते हैं, न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। लिंकेज से जो है वो लिंक्ड जीन वो होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं और टेंडेंसी रखते हैं आगे की जनरेशन में एक साथ में जाने की। साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट और न्यूट्रिशन से जो है साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट से तो फिनोटाइप डिसाइड नहीं होता है, न्यूट्रिशन से उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो बचता है किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप डिसाइड करने के लिए उसके सेल्स के अंदर उसका जीनोटाइप कॉम्बिनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, थोड़ा इन्वायरमेंट का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है, तो फिनोटाइप जो है वो डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल b, कैपिटल सी सी। तो ये एक जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल b, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और पूछा गया है कि इस जीनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल को अगर गैमेट फॉर्म हो तो टोटल कितने पॉसिबल गैमेट्स जो है वो फॉर्म होंगे। So how many different kinds of gamete will be produced by a plant having genotype capital A, capital B small b, capital C, capital C। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 3, 4, 9। तो यहाँ पर कितने अलग अलग टाइप के गैमेट्स जो है वो बनेंगे इस जीनोटाइप के लिए। तो जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने ये इस तरह से लिया था, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर हमको जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बने थे, और वाई आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल y कैपिटल आर और स्मॉल y स्मॉल r। तो ऐसे 4 टाइप के गैमेट वहां बने थे। ऐसे ही हमको कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटी देखना है इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए, मतलब ये जीनोटाइप के लिए कितने पॉसिबल गैमेट्स जो है बन सकते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है, जो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल से बनने वाले जो गैमेट्स हैं उनका नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, 2n से। ये एक जनरल फॉर्मूला है 2n। सो 2n का यहाँ पे n का मतलब ये है 2 नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, मतलब कि यहाँ पर हमको ये सिर्फ देखना है कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं। जैसे देखो ये कैपिटल ए, तो ये तो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस नहीं है। हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग टाइप के एलील कॉम्बिनेशन, तो ये तो होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस अगर हम देखेंगे तो ये एक हेटेरोजाइगस मिल रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये 2 हेटेरोजाइगस मिल रहे हैं। मतलब हमको जो है यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 हेटेरोजाइगस है। तो 2n के हिसाब से 2 नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस के हिसाब से 2 तो यहाँ पर पॉसिबली जो गैमेट्स है वो 4 की पॉसिबिलिटी आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो रहेगा नंबर ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन ए, 2 गैमेट्स। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ गार्डन पी, राउंड सीड शेप कैपिटल R was dominant over wrinkled seed that is small r, yellow cotyledon कैपिटल Y ब्रैकेट में दिया हुआ है जीनोटाइप, उसका जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन येलो कॉटिलिडॉन मतलब होमोजाइगस येलो, was dominant over green cotyledon small y। What are the expected phenotypes in F2 generation of the cross capital R, capital Y crossed with small r, small y। तो बहुत एक्सप्लेन करके जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पहले दिया है पूरा डिटेल में कि कौन किसके ऊपर डोमिनेंट है, और उसके बाद में फिर एक क्रॉस दिखाया है और उस क्रॉस की पॉसिबिलिटी हमको बताना है ऑप्शन के थ्रू। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जो बेसिक मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, येलो, यही वाला जो हमने मैंने यहाँ जो लिखा है, जो हमने एग्जांपल येलो राउंड और ग्रीन विंकल की पढ़ी है, सेम क्वेश्चन है और उसी के ऊपर यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी पूछा है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग जो है मतलब राउंड डोमिनेंट है रिंकल पे, येलो डोमिनेंट है ग्रीन पे, और हम लोग जो है एक होमोजाइगस येलो राउंड को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस ग्रीन राउंड से, तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी। ऑप्शन में पढ़ देता हूं, आप लोग देख लीजिए। उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है, इट इज राउंड सीड्स विथ येलो कॉटिलिडॉन्स एंड रिंकल्ड सीड्स विथ येलो कॉटिलिडॉन, मतलब राउंड सीड येलो कॉटिलिडॉन के साथ में और कुछ रिंकल्ड सीड मिलेंगे येलो कॉटिलिडॉन के साथ में।
दूसरा ऑप्शन है ओनली राउंड सीड्स विथ ग्रीन कॉटिलिडॉन, मतलब सारे के सारे जो है वो राउंड मिलेंगे और कलर जो है वो ग्रीन रहेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हमको जो बताना है वो F2 जनरेशन का रेशो बताना है, मतलब F2 जनरेशन के रेशो के अकॉर्डिंगली बताना है। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है ओनली रिंकल्ड सीड विथ येलो कॉटिलिडॉन्स, रिंकल्ड सीड येलो कॉटिलिडॉन, ओनली भी बोला है तो ओनली पर भी हमको ध्यान रखना है, ओनली रिंकल्ड सीड बोला है। तीन ऑप्शंस में ओनली बोला है, बी में ओनली राउंड विथ ग्रीन कॉटिलिडॉन्स, सी में ओनली रिंकल्ड विथ येलो कॉटिलिडॉन्स और डी में ओनली रिंकल्ड सीड विथ ग्रीन कॉटिलिडॉन। तो ये चार में से हमको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमको रेशो मिलता है 9:3:3:1 का, 9 और 1 के पेरेंटल कॉम्बिनेशन और बीच में 2:3:3 के नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ओनली राउंड ओनली रिंकल्ड हमको नहीं मिलेंगे F2 जनरेशन में, राउंड और रिंकल्ड दोनों टाइप के प्लांट्स, दोनों टाइप के सीड्स मिलते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, नीचे एक्चुअली टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन नहीं पूछा है और टेस्ट क्रॉस बहुत कॉमन क्रॉस है, हमने स्टडी किया था, उसको डिटेल में स्टडी किया था लेक्चर में। तो हमको टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन पिकअप करना है, करेक्ट डेफिनेशन। ऑप्शन ए है क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद डोमिनेंट ट्रेट, मतलब दो डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करना। तो दो डोमिनेंट के बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमको कोई चीज भी टेस्ट नहीं होगी और कोई रेशो भी नहीं मिलेगा, तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। बी ऑप्शन है क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विद रिसेसिव ट्रेट, दोनों रिसेसिव ट्रेट हो, मतलब एक डॉर्फ और दूसरा भी डॉर्फ हो और उनके बीच में क्रॉस करना, तो हमको सारे के सारे डॉर्फ मिल जाएंगे आगे की जनरेशन में, तो इससे भी कोई चीज जो है वो टेस्ट नहीं होगी और कोई रेशो नहीं आएगा हमको। तीसरा ऑप्शन है क्रॉसिंग बिटवीन टू F1 हाइब्रिड, दो F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस। दो F1 हाइब्रिड का मतलब जैसे सपोज कर लो टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कर रहे हैं, तो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t वाले प्लांट आ रहे हैं, तो कैपिटल T स्मॉल t वाले दो प्लांट को आपस में क्रॉस करना। तो अगर हम इनको क्रॉस करेंगे तो फिर हमको तो जो मोनो हाइब्रिड का टिपिकल रेशियो है वो मिल जाएगा 3:1 का, तो ये भी जो है वो टेस्ट नहीं होगा कोई भी चीज। फिर फोर्थ ऑप्शन है क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विथ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, F1 हाइब्रिड प्लांट को डबल रिसेसिव मतलब डबल रिसेसिव अलील रखने वाले प्लांट से क्रॉस करना। तो ये जो होगा ये होगा अपना टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो भी हमको याद है 1:1 है, 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स मिलते हैं और 50% रिसेसिव कैरेक्टर शोइंग प्लांट्स मिलते हैं हमको। देन नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, क्वेश्चन नंबर 6 है सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज, सिकल सेल एनीमिया अफ्रीकन पॉपुलेशन में से एलिमिनेट नहीं हुई है, उसका रीजन क्या है। देखो ये सिकल सेल एनीमिया का हमने जो है वो पॉइंट म्यूटेशन के अंडर में एग्जांपल पढ़ा और सिकल सेल एनीमिया होता क्या है वो देख लिए। आरबीसीज जो होते हैं वो हाफ मून शेप हो जाते हैं और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लॉस हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये हम लोगों ने अब तक का सिकल सेल एनीमिया के अंडर में स्टडी किया था। सिकल सेल एनीमिया जो है इसका जो प्रिवेलेंस है, मतलब ये कहाँ ज्यादा पाई जाती है, सिकल सेल एनीमिया का जो प्रिवेलेंस है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, अफ्रीका के अंदर, और ये इसके जो म्यूटेशन की शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका से ही हुई थी। तो अफ्रीका के अंदर ज्यादा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अफ्रीका में ही सिकल सेल वाले पाए जाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर इसके ज्यादा इंडिविजुअल अफेक्टेड पाए जाते हैं। वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं सिकल सेल एनीमिक जो पर्सन होते हैं, लेकिन अफ्रीका में इसका प्रिवेलेंस ज्यादा है, वहीं से इसके म्यूटेशन की शुरुआत हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका से ये डिजीज जो है वो इतने कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं, वहां से खत्म क्यों नहीं हुई है उस कॉन्टिनेंट से। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक्स में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है वो इक्वली बिलोंग करता है इवोल्यूशन को भी। जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसके अंदर भी
नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल में हमको ये चीज स्टडी करना है। जो नेचुरल सिलेक्शन है डार्विन का, उसके अंदर भी कहीं पर जो है सिकल सेल एनीमिया को बेस बना करके कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये डिजीज अभी तक खत्म नहीं होने का रीजन क्या है? हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर एक एक ऑप्शन की पॉसिबिलिटी पे गौर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन, सेकेंड है इट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन, और थर्ड है इट इज नॉट अ फैटल डिजीज, फोर्थ है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। तो इसमें कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन तो नहीं है, रिसेसिव एलील की वजह से होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन्स, एक्चुअली रिसेसिव जीन की वजह से नहीं होता, इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज गवर्न बाय पॉइंट म्यूटेशन। तो ये एग्जांपल में है पॉइंट म्यूटेशन के, रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट भी नहीं है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। एक नाइट्रोजन बेस जो है वो चेंज होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। इट इज नॉट अ फैटल डिजीज, इट इज अ फैटल डिजीज। होमोजाइगस कंडीशन में ये डिजीज फैटल है। जो होमोजाइगस HbS वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी कुछ मंथ के बाद में जो है वो डेथ हो जाती है ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से। और फोर्थ ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। तो ये रिलेवेंट ऑप्शन है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है मलेरिया बहुत ज्यादा होता है लोगों को वहां पर, और सिकल शेप्ड जो आरबीसीज होते हैं, इन आरबीसीज के अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है, मलेरियल पैरासाइट का जो पॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो जो कैरियर्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, HbA HbS जो कैरियर्स होते हैं, वो कैरियर्स जो होते हैं वो मलेरिया से प्रोटेक्टेड होते हैं, ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू होमोजाइगस इंडिविजुअल। होमोजाइगस मतलब जो HbA HbA वाले होते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और HbA HbS वालों को एज कंपेयर टू होमोजाइगस कंडीशन मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। और HbS HbS वाले तो सर्वाइव नहीं करते हैं, वो फैटल होती है कंडीशन। तो वहां मलेरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, रिमेंबर एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो डिजीज है वहां पे परसिस्ट रही है, खत्म नहीं हुई है। मतलब नेचर ने जो है हेट्रोजाइगस या कैरियर्स को सिलेक्ट किया है क्योंकि वो मलेरिया से प्रोटेक्टेड है, नेचुरली इम्यून है वो। तो एक पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी है इसके अंदर, तो इसलिए वो डिजीज वहां से इरेडिकेट नहीं हो पाई है, खत्म नहीं हो पाई है। ओके, नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, फोर्थ ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्राइडो-चैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, क्राइडो-चैट जो है ये चाइनीज वर्ड है। क्राई मींस होता है क्राई करना, रोना, ड्यू मींस लाइक, और चैट मींस होता है कैट। सो क्राइडो-चैट मींस इसको कॉमनली बोलते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। तो ये कैट क्राई सिंड्रोम जो होता है, ये वैसे अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कैट क्राई सिंड्रोम, ये डिलीशन की वजह से होता है, क्रोमोसोमल डिलीशन, एक टाइप का क्रोमोसोमल एबेरेशन है। मैं पहले कुछ ऑप्शंस पढ़ देता हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन है ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम, सेकंड है फर्टिलाइजेशन ऑफ एन डबल एक्स एग बाय अ नॉर्मल वाई बियरिंग स्पर्म, थर्ड है लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, डी ऑप्शन है लॉस ऑफ हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। तो देखिए डिलीशन की वजह से होता है, और करेक्ट आंसर है लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, यानी सी ऑप्शन। क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है उसका जो शॉर्ट आर्म होता है, छोटा वाला जो आर्म होता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये कैट क्राई सिंड्रोम आता है। कैट क्राई सिंड्रोम में जो है ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट होता है बच्चों का, वो पुअरली डेवलप होता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, हाइट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेन इफेक्ट जो होता है वो लैरिंग्स का होता है। लैरिंग्स जो होती है बहुत श्रिंक हो जाती है, तो उसकी वजह से बच्चे जब रोते हैं तो उनकी जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है, रोने की जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो मीविंग साउंड होती है, बिल्ली जैसे बोलती है, कैट जैसे रोती है, वैसी आवाज जो है बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो ये लैरिंग्स के डिफेक्ट की वजह से आता है, और ये जो लैरिंग्स का डिफेक्ट है ये रिलेट करता है डिलीशन और डिफिशियंसी इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। तो क्रोमोसोम नंबर 5 के डिलीशन की वजह से ये कंडीशन आ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8 उसके बाद का क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन्स विल बी। अगर किसी कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी जो है वो नॉर्मल विजन वाले मेल से होती है तो उनके बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम लोग जो है वो समझ सकते हैं, कलर ब्लाइंड वुमेन है तो हम इस तरह से देख सकते हैं, कलर ब्लाइंड वुमेन मींस उसका जो जीनोटाइप होगा कलर ब्लाइंड वुमेन का एक्स स्मॉल सी और नॉर्मल मेल बोला गया है तो एक्स कैपिटल सी वाई। इसके जो एलील्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटी जो है उसके सन की पूछा है, मतलब लड़कों की या बेटों की पॉसिबिलिटी पूछा गया है। देखिए इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ही जैसे गैमेट्स बनेंगे सारे के सारे एक्स स्मॉल सी वाले। यहाँ पर हमको दो टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, एक्स कैपिटल सी वाले कुछ मिलेंगे और कुछ वाई कंटेनिंग। ये अगर फर्टिलाइज होते हैं तो ये रिजल्ट होता है एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, और अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है तो एक्स स्मॉल सी वाई, ये पॉसिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, फीमेल है पर इसके पास में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील है तो ये हो गई अपनी कैरियर फीमेल। दिस विल बी द कैरियर फीमेल and this is the color blind male, color blind male। so सन की पॉसिबिलिटी पूछा है, फीमेल्स की पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, मतलब डॉटर्स की पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है। तो सारे के सारे इस कॉम्बिनेशन से सारे के सारे जो डॉटर्स होंगे वो सब कैरियर्स होंगे, बट सन जितने भी होंगे सारे सन, इस कपल को जितने भी बेटे पैदा होंगे वो सभी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो ऑप्शन में पढ़ देता हूं, बहुत इजी है, क्रॉस देख करके हमको समझ में आ जाता है क्वेश्चन। ऑल कलर ब्लाइंड मतलब सारे के सारे बेटे कलर ब्लाइंड। ऑल सेकंड ऑप्शन है ऑल नॉर्मल विजन। थर्ड ऑप्शन है 1/2 कलर ब्लाइंड एंड 1/2 नॉर्मल। 50% कलर ब्लाइंड 50% नॉर्मल नहीं लिख रहा है हमको। फोर्थ है 3/4 कलर ब्लाइंड मतलब 4 में से 3 कलर ब्लाइंड एंड 1/4 नॉर्मल, ये भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑल कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इट इज बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कोरिया आर। दो डिजीज के नाम दिए हुए हैं, इसमें से एक डिजीज का नाम आपने जो है वो पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कोरिया। तो ये हंटिंगटन्स कोरिया जो है ये एक तरह का जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। हंटिंगटन्स कोरिया, कोरिया की मीनिंग होती है डांसिंग मूवमेंट। सो हंटिंगटन्स कोरिया, इसमें जो पर्सन हंटिंगटन्स कोरिया से जो अफेक्टेड होता है वो लोग जो है उनकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता, न्यूरल कंट्रोल नहीं होता, वॉलंटरी मसल। जैसे सपोज कर लो कि ये पर्सन जो है अगर कोई चीज को ऐसे होल्ड करते हैं, सपोज डस्टर को होल्ड कर रहे हैं या पेन को होल्ड कर रहे हैं, तो इनका जो पार्ट है वो ऐसे इस तरह से मूव करता रहता है, डांस करता रहता है। सो द डिजीज इज कॉमनली कॉल्ड एज डांसर्स डिजीज। डांसर्स डिजीज भी जो है इसको बोलते हैं। तो हंटिंगटन्स कोरिया और सिकल सेल एनीमिया ये दोनों कैसे टाइप के डिसऑर्डर हैं। ऑप्शन को देख करके हमको जो है रिलेट करना है क्वेश्चन। नीचे दिया हुआ है वायरस रिलेटेड डिजीज, तो कोई वायरस से तो नहीं होता ये। बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज, बैक्टीरिया से भी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स को बोलते हैं जो राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट रहते हैं, उनको कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट बोलते हैं। चौथा ऑप्शन है पॉल्यूटेंट इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, यानी कोई पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट की वजह से हो, तो ये है कॉन्जेनाइटल डिजीज, पैदाइशी होते हैं, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप लोग करिए खुद से क्योंकि रिलेटेड है सिकल से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से ही है और प्लॉइडी से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन, ये हमको पता है येलो जो है वो डोमिनेंट होता है ग्रीन के ऊपर। इफ हेटेरोजाइगस येलो सीडेड प्लांट, किसी हेटेरोजाइगस येलो सीडेड प्लांट को अगर हम क्रॉस करते हैं ग्रीन सीडेड प्लांट से,
What ratio of yellow and green seeded plants would you expect in F1 generation? F1 जनरेशन में क्या रेशो आपको मिलेगा? देखिए क्वेश्चन आप बहुत गौर से हो सके तो उसको लिख करके जो है वो सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पर हमको क्रॉस देखना है। तो पूछा गया है कि इफ हेट्रोजाइगस येलो सीडेड, हेट्रोजाइगस येलो का मतलब क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसको अगर हम क्रॉस करते हैं ग्रीन से, ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई, मतलब एक हाइब्रिड है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करना। और हमने पढ़ा है कि अगर हाइब्रिड को जो है वो डबल रिसेसिव से क्रॉस किया जाता है तो इस टाइप के क्रॉस को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस मतलब इनडायरेक्टली हमको क्वेश्चन में टेस्ट क्रॉस का रेशो पूछा है। अब नीचे ऑप्शन दिया है 9:1, 1:3, 3:1, 50:50, 50:50। तो हमको पता है टेस्ट क्रॉस में 1:1 का रेशो आता है, और उसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 50%:50%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%, 50%, 50:50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स विथ जीनोटाइप AB, A कैपिटल B, कैपिटल A कैपिटल B। एक ह्यूमन मेल है जो कैपिटल A कैपिटल B वाला, कैपिटल A स्मॉल b वाला, स्मॉल a कैपिटल B वाला और स्मॉल a स्मॉल b वाला स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है पर्टेनिंग टू डायएलिलिक कैरेक्टर। मतलब ये डायएलिलिक कैरेक्टर है, बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर जैसा मेंडल का डायहाइब्रिड था। तो डायएलिलिक कैरेक्टर है इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 25-25-25% में। What is the corresponding genotype of this person? इस पर्सन का जीनोटाइप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर लिखा था इसके एक्सप्लेनेशन में कि अगर एक जैसे 4 गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या होगा? वो डायहाइब्रिड होगा। बहुत सिंपल है, ऑप्शंस दिए हुए कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B कैपिटल B, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b। तीसरा ऑप्शन है डबल कैपिटल A डबल कैपिटल B। फोर्थ ऑप्शन है कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। तो ये है डायहाइब्रिड। तो डायहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? डायहाइब्रिड का मतलब होता है कि कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14th, which one of the following condition in human correctly match with its chromosomal abnormality oblique linkage? मतलब इसमें नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन मैच होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या लिंकेज से? फर्स्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, आगे दिया हुआ डैश करके एक्स लिंक्ड। सेकेंड है डाउन्स सिंड्रोम, आगे डैश करके दिया हुआ है उसके पेयर में 44 ऑटोसोम प्लस X0 कंडीशन। थर्ड ऑप्शन है क्लिनीफिल्टर्स सिंड्रोम, आगे दिया हुआ है उसके 44 ऑटोसोम प्लस XXY। डी ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस और उसके आगे लिखा हुआ है Y लिंक्ड। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन अपने को जो है पिकअप करना है यहाँ पे, और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को लेकर के या के लिंकेज को लेकर के। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हम सबको पता है क्या होता है, पता होना चाहिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस याद करिए कौन से चैप्टर में आपने स्टडी किया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को? We have studied erythroblastosis fetalis in सर्कुलेशन चैप्टर। एनसीईआरटी में सर्कुलेशन चैप्टर में मतलब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा होगा, और स्टेट बोर्ड में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में स्टडी किया होगा। हाँ, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में दिया हुआ है। तो इसको और क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं, HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब ऐसी फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो निगेटिव है, उसके प्रेगनेंसी में अगर कोई पॉजिटिव बेबी जो है वो कंसीव होता है, तो ऐसे में फर्स्ट डिलीवरी के बाद में जो कॉन्सिक्वेंट डिलीवरीज होंगी विद इन द मेमोरी पीरियड, उनको जो है हीमोलाइटिक डिजीज मतलब एक टाइप का जॉन्डिस होने के, नियोनेटल जॉन्डिस होने के चांसेस रहेंगे। दैट जॉन्डिस इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से ही वो जॉन्डिस जो है प्रेजेंट रहता है। तो उसका जो है
जीन से रिलेशन नहीं है, उसका एंटीबॉडी से रिलेशन है। यहाँ हमको जो है वो लिंकेज और क्रोमोसोम से रिलेशन ढूंढना है। सेकेंड ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, 44 क्रोमोसोम बोला है, 44 ऑटोसोम बोला है और एक्स जीरो कंडीशन। तो डाउन सिंड्रोम में एक्स जीरो नहीं होती है, एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, आगे लिखा हुआ है 44 ऑटोसोम और प्लस डबल एक्स वाई। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम है, ये एक टाइप का क्रोमोसोमल एबरेशन है, एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है यहाँ पर। फिनोटिपिकली ये लोग मेल होते हैं, 44 ऑटोसोम भी इनके पास होता है, तो यही ऑप्शन के साथ में बैठता है। और कलर ब्लाइंडनेस के आगे वाई लिंक्ड लिखा हुआ है तो सबको पता है कलर ब्लाइंडनेस जो है वो वाई लिंक्ड नहीं होता, एक्स लिंक्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेडिग्री दी हुई है, पेडिग्री, और वो पेडिग्री हमको देखना है और फिर उसके बाद में उसको हमको बताना है कि वो पेडिग्री कौन सा इनहेरिटेंस से शो करती है। तो पेडिग्री मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बुक सबके पास में है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो पेडिग्री आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, देखो पेडिग्री में सिनॉप्सिस करके बता देता हूँ। नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, मेटिंग दिखाया हुआ है और उनकी प्रोजेनी में टोटल जो है 4 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 चिल्ड्रन दिखाए हुए हैं, 5 बच्चे दिखाए हुए हैं उस कपल को, और मेल फीमेल दोनों नॉर्मल है, मतलब पेरेंट्स दोनों नॉर्मल है, और बच्चों में एक मेल मतलब एक सन जो है वो अफेक्टेड है और एक डॉटर जो है वो अफेक्टेड है, और 2 सन नॉर्मल है और एक डॉटर भी नॉर्मल है। तो हमको सिंपली ये बहुत इजी होती है, इस टाइप की पेडिग्री जो होती है, अगर हमको दोनों पेरेंट जो है वो नॉर्मल दिख रहे हैं और उसके बाद में उनके बच्चों में कोई ना कोई हमको डिफेक्ट दिख रहा है, फिर हमको ये दिख रहा है कि 50% का डिफेक्ट होना चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल जो है इक्वल प्रोपोर्शन, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन में डिफेक्ट आना चाहिए। तो ये सीधा सीधा जो है ये हो जाती है रिसेसिव पेडिग्री। अब ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है या ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है, ये जानने के लिए हमको जो है वो देखना होगा यहाँ पर आगे की जनरेशन में। तो आगे की जनरेशन अगर पेडिग्री बहुत नीचे तक का दी हुई है, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक का दी हुई है, और वहां पर हमको जो है अफेक्टेड मेल्स ज्यादा मिल रहे हैं, फीमेल कम मिल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एक्स लिंक्ड होती है। लेकिन अगर हमको जो है वो इक्वल नंबर में मिल रहे हैं और पेडिग्री बहुत आगे तक नहीं दी हुई है, तो सीधा जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाती है पेडिग्री। तो यहां देखेंगे हम लोग ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, एग्जांपल के साथ में दिया हुआ है ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन है द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड है इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन लाइक हीमोफीलिया। फोर्थ ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ अ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो क्या इसके अंदर से रिलेट हो रहा है अपनी गिवन पेडिग्री के साथ में, एज इट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द पेडिग्री, 2 नॉर्मल पेरेंट हैं और उनके डिफेक्टिव चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन में एक मेल और एक फीमेल जो है वो इक्वल नंबर में डिफेक्टिव आ रहे हैं, तो सिंपली ये रिसेसिव पेडिग्री है। तो अब इसमें रिसेसिव वाला जो है वो देखा जाए तो एक ही तो ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का ऑप्शन है और एक जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ऑप्शन आएगा क्योंकि मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप के ऊपर 16। The most popularly known blood grouping is the ABO grouping. Human being में ABO सिस्टम बहुत पॉपुलर है, it is named ABO and not ABC. ABO नाम दिया गया है और ABC नाम नहीं बोला गया है। A और B एंटीजन को डिनोट करते हैं और O जो है ये क्यों आ गया, अगर मान लो 3rd नंबर पे कोई एंटीजन डिस्कवर हुआ होता तो उसको C अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको ABO बोला जाता है। तो उसका रीजन यहाँ पे पूछा है O के लिए कि ABC क्यों नहीं बोलते हैं, ABO क्यों बोला जाता है, बिकॉज O इन इट रिफर्स टू हैवी। O का मतलब क्या है इस ABO सिस्टम में, ऑप्शन सुनेंगे।
ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन जीन ए एंड बी टाइप। दूसरा है वन एंटीबॉडी ओनली आइदर एंटी ए और एंटी बी ऑन द आरबीसी। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा सुनने में ही हमको रॉन्ग मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये बोला है दोनों में से कोई एक एंटीबॉडी आरबीसी पर प्रेजेंट होता है, तो एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी तो फौरन चला जाएगा। सी ऑप्शन है नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, मतलब आरबीसी पर ना ही ए एंटीजन का होना ना ही बी एंटीजन का होना। फोर्थ ऑप्शन है अदर एंटीजन बिसाइड ए एंड बी ऑन आरबीसी, ए और बी के अलावा कोई अदर एंटीजन का होना। तो यहां हमको पता है कि जो ओ वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनके आरबीसीज की सरफेस पर ए और बी इन दोनों में से जो है वो कोई एंटीजन नहीं होता। ए और बी इन दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है, तो इसके लिए उनको एक्चुअली वो जीरो एंटीजन को रिफर करने के लिए ओ का सिंबल लिया गया है। मींस ऐसे इंडिविजुअल जिनके आरबीसीज पर ए और बी दोनों एंटीजन ना हो, मींस जीरो एंटीजन, क्योंकि उस टाइम पर जब लैंडस्टीनर ने उसको आइडेंटिफाई किया था तो उस वक्त जो है दो ही एंटीजन डिस्कवर हुए थे। तो ऐसा माना गया कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को स्टर्ली और डिकेस्टेरो ने डिस्कवर किया था, तो उस वक्त ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं जिनके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होते, तो उनको बोला गया दीस पर्सन्स आर ऑफ जीरो ग्रुप और जीरो एंटीजन वाले पर्सन्स हैं। तो वो जीरो को बाद में फिर जो है वो ए और बी के रेस्पेक्ट में ओ बोला जाने लगा, क्योंकि अल्फाबेट है ए और बी, तो वो जीरो के हिसाब से उसको फिर ओ माना जाने लगा। सो ए बी ओ ब्लड ग्रुप इस तरह से नाम आया। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया वाला क्वेश्चन है, और हमने सिकल सेल एनीमिया के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख लेना, इजी क्वेश्चन है वो भी। फिर हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग फिनोटाइप, शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब एक प्लांट है उसका जीनोटाइप जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है। मतलब क्या हुआ, द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब ये होगा कि सपोज करो टॉल और डॉर्फ का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो एक प्लांट है वो टॉल शो हो रहा है, द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, यानी एक प्लांट है वो देखने में टॉल है, तो अब उसका जीनोटाइप अगर अपने को डिटरमाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि टॉल प्लांट है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो कैपिटल टी वाला टॉल होगा और या तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल होगा। तो अब उसका जो फिनोटाइप है वो तो देखने में टॉल है, तो हमको उसका जीनोटाइप मालूम करना है, तो वो जीनोटाइप कैसे मालूम करेंगे, एंड द जीनोटाइप इज ऑब्वियसली डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर ऑप्शन में टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, पेडिग्री एनालिसिस, बैक क्रॉस ऐसे दिया हुआ है, तो टेस्ट क्रॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप से। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। जीन आई से कंट्रोल होते हैं। इट हैज 3 एलील्स, जिसके 3 एलील हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये 3 एलील हैं। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। 3 एलील हैं और उसके 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। आपको याद होगा हमने जो है एक टेबल ड्रॉ किया था, उसके अंदर पॉसिबिलिटी लिखी थी ब्लड ग्रुप की, और ब्लड ग्रुप के सामने दूसरे कॉलम में उसके जीनोटाइप की। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वो, तो हमने जो है वो जीनोटाइपिक पॉसिबिलिटी लिखी थी। अभी यहाँ पर पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद बहुत छोटा सा मेन क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिनोटाइप्स ऑकर, बस मतलब कि कितने फिनोटाइप बनेंगे। सिंपली क्या बताना है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है एबीओ सिस्टम को लेकर ह्यूमन में। तो सबको पता है कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है ह्यूमन बीइंग में एबीओ सिस्टम को लेकर के, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, फिनोटाइपिकली 4 ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन दिए हुए 3, 1, 2, 4 इस तरह से ऑप्शन है, 4 आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेडिग्री के सिंबल पे क्वेश्चन है।
पूछा गया है which of the following symbol and its representation used in human pedigree analysis is correct। मतलब एक तरफ जो है पेडिग्री सिंबल लिखा है, उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन और सिंबल करेक्ट है वो हमको बताना है। तो पहले में देखो आप दिखाया हुआ है, उसमें एक मेल है फीमेल है, उन दोनों को दो हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट किया है। तो आगे लिखा हुआ मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में मतलब कजिन्स के बीच में होने वाली मीटिंग। और दूसरा है सर्कल है, अनशेडेड है, और आगे लिखा है अनअफेक्टेड मेल। हमको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है, अनअफेक्टेड मेल। तीसरा है स्क्वायर है, अनशेडेड है, और आगे लिखा है अनअफेक्टेड फीमेल। तो फीमेल को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और मेल को हम लोग स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है रोम्बस बनाया हुआ है और उसके आगे लिखा है अफेक्टेड मेल। तो रोम्बस जो होता है ये अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए होता है। तो यहाँ करेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कि मीटिंग बिटवीन कजिन, या इसको हम लोग कॉन्संजीनियस मैरिज भी बोलते हैं, रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, इन एंटीरिनम टू प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स आर हाइब्रिडाइज्ड। दो पिंक फ्लावर रखने वाले प्लांट को एक दूसरे से क्रॉस किया गया एंटीरिनम के अंदर। F1 प्लांट प्रोड्यूस रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, मतलब 1:2:1 का रेशो हमको मिलता है दो पिंक फ्लावर को क्रॉस करने से। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द टू प्लांट यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने जो दो प्लांट को हाइब्रिडाइज किया, एक दूसरे से क्रॉस किया, उनका जीनोटाइप क्या होगा ये पूछा है। रेड फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल आर एंड व्हाइट फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाय स्मॉल आर। तो इसका हमको जो है जीनोटाइप बताना है। तो जीनोटाइप यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4 बार स्मॉल आर लिखा हुआ है, दूसरे में 2 बार कैपिटल आर लिखा हुआ है, तीसरे में कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन है स्मॉल आर स्मॉल आर। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। 1:2:1 का जो रेशो है हमको कब मिलता है, जब एक कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पिंक फ्लावर रखने वाले मायराबिलिस प्लांट को या एंटीरिनम प्लांट को दूसरे पिंक फ्लावर रखने वाले प्लांट से क्रॉस किया जाता है। तो जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो इजी क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्टडी द पेडिग्री चार्ट। फिर से एक छोटा सा पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है ऑफ अ सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फॉर द कैरेक्टर। हमको करेक्ट कंक्लूजन निकालना है वहां से। तो देखो, द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस ऐसा लिखा हुआ है। पहले तो पेडिग्री बता देता हूँ, पेज नंबर 463 पर दी हुई है। एक शेडेड मेल है मतलब अफेक्टेड मेल है और एक नॉर्मल फीमेल है, दोनों की मैरिज दिखाई है, दोनों के 4 प्रोजेनी दिखाए हुए हैं। वो 4 प्रोजेनी के अंदर जो है एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल नॉर्मल है और एक मेल नॉर्मल है। तो ये ऐसी पेडिग्री है। अब यहाँ पर देखो तो ऑप्शन में लिखा हुआ द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, द पेरेंट कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर जो ट्रेट दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो इस पेडिग्री को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ इस पेडिग्री में क्या बताया गया है, इस पेडिग्री में ये बताया हुआ है कि एक अफेक्टेड मेल है और एक नॉर्मल फीमेल है। अब अफेक्टेड मेल है तो इसको हम ट्रायल एरर से जो है वो एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अफेक्टेड मेल है तो पहले हमको बस यही देखना है यहाँ पर कि फीमेल पेरेंट हेटेरोजाइगस है या नहीं है, पहले ऑप्शन में वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अफेक्टेड मेल है, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो मेल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव में डिजीज लाने वाली जो कंडीशन होती है वो दोनों एलील को रिसेसिव होना चाहिए, और फीमेल जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगी, कैपिटल ए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव अगर ये है तो ऐसे में
मेल का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल ए हो जाएगा अफेक्टेड, और फीमेल का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में इन सब के पास, इन सभी जितने भी चारों बच्चे जो हैं इन सब के पास में एक कैपिटल ए आ जाएगा। और अगर ये रिसेसिव है तो दोनों स्मॉल ए आना चाहिए। तो अगर दोनों पेरेंट में से कोई एक भी जो है वो डबल डोमिनेंट है तो हर एक के पास में एक डोमिनेंट एलील आ जाएगी और सारे के सारे नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव वाली नहीं है। अब यहाँ फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो डिजीज आई है इंडिविजुअल में, तो जो मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन हमको इस पेडिग्री से मिलता है वो है द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। मतलब यहाँ पर मेल तो होमोजाइगस है, तो फीमेल भी जो है वो हेटेरोजाइगस हो सकता है, जब भी जो है बच्चों में डिजीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। Which of the following condition of the zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में कैसे आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है 2x क्रोमोसोम, ओनली 1y क्रोमोसोम, ओनली 1x क्रोमोसोम, ओनली 1x एंड 1y। बहुत सिंपल है, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है कि फीमेल जाइगोट जो है वो कब आएगा, सेक्स डिटरमिनेशन पे क्वेश्चन है। तो 2x क्रोमोसोम जब आएंगे तब आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है 2x क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are same as 1:2:1। F2 जनरेशन में हमको मेंडेलियन क्रॉस बोला गया है, 1:2:1 का रेशियो देखने को मिलता है। रिप्रेजेंट्स अ केस ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? पहला है कोडोमिनेंस, दूसरा है डायहाइब्रिड क्रॉस, तीसरा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, चौथा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो F2 जनरेशन का रेशियो पूछा गया है, F2 जनरेशन का रेशियो दिया गया है 1:2:1, हमको क्रॉस की टाइप बताना है। तो 1:2:1 हमको कोडोमिनेंस में, F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस में F2 जनरेशन दैट बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियोज आर सेम, ये भी बोला है, जिसमें मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम होते हों। कोडोमिनेंस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों जो है वो करेक्ट आ सकते हैं। तो कोडोमिनेंस के अंदर भी हमको जो है 1:2:1 का रेशियो देखने को मिलता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर भी हमको 1:2:1 का रेशियो जो है वो देखने को मिलता है। बट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे मेंडेलियन क्रॉस बोला है। मेंडेलियन क्रॉस, एक्चुअली मेंडेलियन क्रॉस तो दोनों ही नहीं है, ना कोडोमिनेंस है और ना ही जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। दोनों जो है वो नॉन मेंडेलियन में आते हैं। इनको परफॉर्म किया था कार्ल कोरेंस ने। तो आप दोनों ऑप्शन जो है वो पिकअप कर सकते हैं, कोडोमिनेंस भी ले सकते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 35 वाला क्वेश्चन देख लो। एक सर्कल बना के दिखाया हुआ है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेड बिलो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT में। रिप्रेजेंटेड बिलो इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड बी एन एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न। मतलब एक ट्रेट दिया हुआ है और हमको ये पैटर्न के बेसिस पर वो ट्रेट पहचानना है। देखो वहां पर लिखा हुआ है फीमेल मदर, आगे लिखा हुआ है मेल और फादर, फिर मतलब फीमेल मदर से सन के पास अलील ट्रांसफर हो रहा है और मेल फादर से जो है वो डॉटर के पास कुछ ट्रांसफर हो रहा है कोई अलील। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, कौन से पैटर्न में? ऑप्शन है फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया। तो ये चार में से आपको जो ऑड लग रहा है करेक्ट आंसर वही होगा। ऑड का मतलब ये, अगर आप देखें रिलेशन देखें, फीमेल मदर से सन के पास में क्या जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम जाता है, और मेल फादर से डॉटर के पास क्या जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम जाता है। तो यहाँ फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ये तीनों में हम ये तीनों देखते हैं। तो ये तीनों जो है ये क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर है। ये तीनों ऑटोसोम से लिंक्ड है और इसके अंदर जो ट्रांसफर है
ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न ऊपर दिखाया है ये सेक्स लिंक्ड ट्रांसफर है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4 में से जो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एक ही है और वो है हीमोफीलिया। इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ये हीमोफीलिया जो है वो फीमेल मदर से सन के पास ट्रांसफर होता है और मेल फादर से डॉटर के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 2013 नीट की क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं तीनों नीट के क्वेश्चंस को। इफ बोथ पेरेंट, क्वेश्चन नंबर 36, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसेमिया, दोनों पेरेंट्स थैलेसेमिया के लिए कैरियर्स हैं, व्हिच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड चाइल्ड मतलब दोनों जो है वो कैरियर्स है, मेल फीमेल मतलब मदर और फादर दोनों। What are the chances of pregnancy resulting in affected child? Affected child आने के क्या चांसेस हैं? तो दोनों कैरियर हैं, मतलब दोनों के पास में एक एक डिफेक्टिव एलील है। तो हर प्रेगनेंसी पर जो है 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन अफेक्टेड आने के चांस होंगे, मतलब जो चांस बनेगा वो 25% का बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 25%। नेक्स्ट है which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parent, जहां F1 पेरेंट दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली शो करती है। ऐसा किस में देखने को मिलता है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सेकंड है कोडोमिनेंस, थर्ड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फोर्थ है कंप्लीट डोमिनेंस। तो हमको सबको पता है कि कोडोमिनेंस में दोनों एलील साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज कोडोमिनेंस। Next 38, select the incorrect statement with regard to hemophilia. पहला ऑप्शन है it is a dominant disease. Second option है it is a single protein involved in the clotting of blood is affected. Third option है it is a sex linked disease. Fourth है it is a recessive disease. तो ये हमको यहाँ पे बताना है incorrect बताना है। Remember, select the incorrect with regard to hemophilia. हीमोफीलिया के लिए इनकरेक्ट क्या है? तो पहला है डोमिनेंट डिजीज, दूसरा है सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। हाँ करेक्ट है। हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉट करवाने वाले जो प्रोटीन रहते हैं, सबसे कॉमन है हीमोफीलिया ए, वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से होता है, AHF एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, ये भी करेक्ट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और फोर्थ है रिसेसिव, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, डोमिनेंट डिजीज बोले, रिसेसिव डिजीज है। सो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक पर्सन है उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, मैरीज अ वुमन हुज who had a color blind mother, एक मेल है उसके फादर कलर ब्लाइंड है, उसकी शादी एक ऐसी फीमेल से होती है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी और फादर नॉर्मल था। What percentage of male children of this couple will be color blind? तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो फीमेल है उसका जीनोटाइप हमको गेस करना होगा। आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी डायरेक्ट भी हो जाएगा सॉल्व। तो ग्राफिकली आप इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें और मैं आपको जो है वो सीधा डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। तो एक मेल है, उसके फादर कलर ब्लाइंड, और उस मेल की जो शादी है, मैरिज है, वो ऐसी फीमेल से होती है जिसकी मदर जो है कलर ब्लाइंड थी। हुज मदर, हाँ, who had a color blind mother and normal father, नॉर्मल फादर थे, मदर कलर ब्लाइंड थी। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी की मदर जो है वो कलर ब्लाइंड हो और फादर नॉर्मल हो, तो जो फीमेल रहेगी उसके पास में एक एक्स क्रोमोसोम उसके फादर के पास का आएगा और एक उसकी मदर के पास का आएगा। तो फादर के पास का जो एक्स क्रोमोसोम रहेगा वो नॉर्मल होगा और मदर के पास का जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स स्मॉल सी वाला होगा। तो इसका मतलब जो मदर होगी, मतलब जो लेडी होगी, वो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। तो अपने केस में जो मेल है
वो नॉर्मल होगा यहाँ पर, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, मैरीज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। तो जो लेडी है यहाँ अपने केस में, अपने क्वेश्चन में, वो कैरियर है। तो यहाँ हमको ये बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन में क्या परसेंटेज जो है कलर ब्लाइंड आने का है। अब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको करिए। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसी तरह का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप जो है वो बनाइए कैरियर फीमेल को लेकर के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने परसेंटेज जो है वो अफेक्टेड और कितने परसेंट जो है वो नॉर्मल आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है मेल के लिए पर्टिकुलरली वो होता है 50%। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 तक किया है। एक क्वेश्चन हम लोग जो है वो और ले लेते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर है 53 ले लेते हैं क्योंकि वो भी एक पेडिग्री है। 53 देखो पेडिग्री दी हुई है, 4 पेडिग्री दी हुई है एक्चुअल में वहाँ पर। तो ये सॉरी एक ही पेडिग्री है और वहाँ पे 1 2 3 4 जो है ये रोमन नंबर उनके जनरेशन के हैं और जनरेशन का रोमन नंबर लिखते हैं। तो फर्स्ट पेरेंटल, सेकेंड ऑफस्प्रिंग, थर्ड ऑफस्प्रिंग, फोर्थ ऑफस्प्रिंग जनरेशन तक का है। देखिए वहाँ पर जो है अफेक्टेड मेल है, नॉर्मल फीमेल है। बच्चों में जो है उनके 3 बच्चों में अफेक्टेड फीमेल, नॉर्मल मेल, देन अफेक्टेड मेल। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर हमको जो है देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है, मिडल वाली पेडिग्री में एक नॉर्मल एक अफेक्टेड है और थर्ड में जो है वो दोनों नॉर्मल है। तो यहाँ सिंपल हमको फर्स्ट जनरेशन देख के ही समझ में आ जाएगी पेडिग्री। देखो मेल अफेक्टेड है, फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है। बच्चों में हमको जो है फीमेल अफेक्टेड है और एक मेल अनअफेक्टेड है और दूसरा मेल जो है वो अफेक्टेड है। तो यहाँ पर हमको जो पॉसिबिलिटी मिलती है, ये पॉसिबिलिटी हम चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है, पेज नंबर है आप देखिए पेज नंबर 474 पर। तो 474 पर क्या दिया गया है, उसको जीनोटाइप लेकर के एक्सप्लेन किया है। तो कैसे एक्सप्लेनेशन है इसका और जीनोटाइप जो है वो किस तरह से लिया गया है। तो जो अनअफेक्टेड फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंटल जनरेशन है, जो अफेक्टेड मेल है उसको रेसेसिव लिया गया है, स्मॉल ए, और जो नॉर्मल है उसको जो है वो पहले कैरियर लिया गया है। पहले नॉर्मल या पहले कैरियर आप कैसे भी लेकर के उसको ट्रायल एरर से देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो है आगे के जो इंडिविजुअल है उनका जीनोटाइप जो है वो एकदम जैसा यहाँ पे डिग्री में दिया है वैसे ही बैठ जाता है। सो सिंपली द डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो डिजीज कॉज हो रही है वो 2 रिसेसिव एलील की वजह से हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है ये रिसेसिव कंडीशन है और यहाँ मेल फीमेल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर में अफेक्टेड है। तो इसके लिए ये हो जाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो पीछे दिए हुए हैं, ये हमारे जो है वो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। तो अगर उनमें से कुछ ऐसे डाउटफुल रहेंगे तो आप जो है सेंड कर सकते हैं वो क्वेश्चन। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं।